हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्गी क्लासेस। आज डेट है 19 मार्च 2021 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस की इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट न्यूज़ डिस्कस करेंगे पाकिस्तान आर्मी चीफ, ठीक है। उन्होंने इंडिया के लिए अपनी तरफ से स्टेटमेंट दिया है कि हमें पुरानी बातों को तो अब दबा देना चाहिए, दफना देना चाहिए और आगे बढ़ने के लिए काम करने की ज़रूरत है। तो एक तो ये वाली न्यूज़ देखेंगे। इसके अलावा दूसरी जो न्यूज़ देखेंगे वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज़ हैं उसके द्वारा अभी एक न्यू स्क्रैपिंग पॉलिसी लॉन्च की जा रही है। इसमें स्क्रैप करना मतलब पुराने जो व्हीकल्स हो गए हैं, कॉमर्शियल व्हीकल 15 साल पुराने और पर्सनल व्हीकल 20 साल पुराने हो जाते हैं, तो उसके बाद में उनको स्क्रैप करना। इससे क्या है, उनकी वजह से जो पोल्यूशन होता है या फिर जिसकी वजह से बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, चाहे एनवायरमेंटली देखें या फिर कॉमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या पर्सनली पॉकेट पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखो कि हाँ जेब में रुपए कितने लग रहे हैं, मेंटेनेंस वाला जो मुद्दा आ जाता है। तो बोलो इनको स्क्रैप करवाने के लिए जो भी आगे आएगा उनको फ़ायदा दिया जाएगा। तो इस पॉलिसी को देखेंगे जिसमें एक तो क्या किया जाएगा, जो भी व्हीकल्स हैं उनकी फिटनेस टेस्टिंग मैंडेटरी कर दी जाएगी कि कोई भी व्हीकल जो है वो फिट है कि नहीं सड़कों पर दौड़ने के लिए। साथ में ऑनर्स को इंसेंटिवाइज किया जाएगा जिससे कि वो टाइम टू टाइम फिटनेस टेस्ट कराएं और फिटनेस टेस्ट में अगर कोई भी व्हीकल अगर फेल हो जाता है तो फिर उसको स्क्रैप करने के लिए ऑनर को प्रमोट करना, एक तरीके से इनिशिएटिव दिलाने के लिए तैयार करना। इससे क्या हो जाएगा कि रोड पर एफिशिएंट व्हीकल्स ही रन करेंगे। इससे पोल्यूशन भी कम होगा, फ्यूल एफिशिएंसी भी अच्छी आएगी, नॉइस पोल्यूशन भी कम होगा, बहुत सारी चीज़ें हैं फिर, ठीक है। तो ये वाला आर्टिकल भी हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा एक न्यूज़ इधर आई है जिसके बारे में पहले आपने सुना होगा कि AICTE ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ द टेक्निकल एजुकेशन, ठीक है, इन्होंने अभी अपने नए रूल्स रिलीज़ किए हैं और इसमें यह कहा है कि इंजीनियरिंग के लिए अब फिजिक्स और मैथ्स मैंडेटरी नहीं है और इसके अलावा दूसरी स्ट्रीम के भी जो स्टूडेंट्स हैं, जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी से बिलोंग करने, बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं कोई, या फिर कोई और सब्जेक्ट से पास आउट है, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जिन्होंने पास आउट किया अपनी हायर एजुकेशन, तो बोलो वो भी अब इंजीनियरिंग को परस्यू कर सकते हैं। तो नीति आयोग में 2 एक्सपर्ट्स हैं, एक तो सारस्वत ये भी एक इंजीनियर ही है और एक विजय राघवन। इन्होंने ऑब्जेक्शन राइज किया है कि ये जो AICTE के रूल्स है ना, ये कहीं ना कहीं अंडरमाइन कर रहे हैं, क्योंकि इंजीनियरिंग को इजी बनाना, इंजीनियरिंग के कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए मैथ्स और फिजिक्स मैंडेटरी होती है और अगर इन चीज़ों को आप मिस कर दोगे फिर बाद में ये प्रोविज़न कर रहे हो कि एक बार इंजीनियरिंग में एडमिशन हो जाए स्टूडेंट का तो उसके बाद में वो साइड में क्लासेस लेकर के मैथ्स और फिजिक्स को कवर कर सकता है। तो उस पर राइज किए हैं कंसर्न इन्होंने कि देखो मैथमेटिक्स और फिजिक्स तो एकदम कोर है, बेसिक है, ये तो हायर एजुकेशन के टाइम पे ही लर्न करनी जरूरी है एक स्टूडेंट के लिए, जिससे कि वो बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग और बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी ये काम आसानी से कर सके अपनी एजुकेशन के टाइम पे, ठीक है। तो ये इन्होंने कंसर्न अपनी तरफ से राइज किए हैं। आर्टिकल को यहीं पे हमने डिस्कस कर लिया, आगे हम रिवाइज नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया, फिर आगे चलते हैं एक्सप्लेन पेज पे सीधे। अब एक्सप्लेन पेज पे हम डिस्कस करेंगे इंडियन मार्केट पर USA का जो फेडरल रिजर्व है उसके मूव्स का क्या असर पड़ता है। तो पहले तो ये देखेंगे कि फेडरल रिजर्व हमारे जैसे RBI है ना, उस तरीके से वहाँ पर जो सेंट्रल बैंक है USA का उसको फेडरल रिजर्व बोलते हैं। तो फेडरल रिजर्व का मूव क्या है, उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिए हैं और इंडियन मार्केट पे क्या असर है, टू द पॉइंट आंसर इसमें ढूंढने की कोशिश करेंगे। बाकी कोई सा भी आर्टिकल एक्सप्लेन पेज पे इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम इकोनॉमी पेज पे देखते हैं। फर्स्ट आर्टिकल है कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए। आप यहाँ पे लेबर वॉच की बात की जा रही है कि स्टेट्स ने जो है वो हाउस होल्ड आइटम्स जैसे कि जो स्टेनलेस स्टील से बने हुए बर्तन होते हैं, अम्ब्रेला छाते बने हुए होते हैं, लैंटर्न्स और लालटेन होती हैं या फिर बाइसिकल्स होती हैं, वो परचेज़ करना। तो इसमें काम तो क्या होता है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो परचेज़ करके जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं उनको ये फैसिलिटी देती है। तो इनका काम तो है क्या कि वेलफेयर इंश्योर की जा सके। बट हो क्या रहा है कि कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स के अगेंस्ट में या कुछ स्टेट्स में कुछ माल फंक्शनिंग देखने को मिली है कि जो फंड्स अवेलेबल हैं, पर्टिकुलरली अगर हम देखें तो BOCW इसका मतलब होता है बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर फंड, ठीक है। BOCW वेलफेयर फंड जो होता है ना, उस फंड का यूज़ करके और फिर ये परचेजिंग की जाती है।
अब इस परचेजिंग में कुछ ना कुछ गफले देखने को मिल रहे हैं, तो इसी चीज़ के ऊपर ये आर्टिकल है। ठीक है, एक बार थोड़ा सा जस्ट हम रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से फिर से देख लेंगे। इसके अलावा दूसरा आर्टिकल हम देखेंगे कि हमारी गवर्नमेंट ने जो अभी नए जो आईटी रूल्स रिलीज किए हैं पिछले महीने फरवरी में, तो वहाँ पर यूएसए की जो कंपनियां हैं, क्योंकि मेनली हमारे यहाँ पर आईटी जो कंपनियां हैं वो कौन सी हैं, ज़्यादातर यूएसए की ही है, तो उन्होंने उन आईटी कंपनीज ने अप्रोच कर लिया यूएस के नए रिजीम में, जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को, कि आप इंडिया को प्रेशराइज करो कि जो भी अभी रूल्स रिलीज किए हैं उनको थोड़ा ईजी करे। तो इंडिया पर थोड़ा सा कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल दबाव जो बन रहा है ना, उस दबाव को रिलैक्स करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने अप्रोच किया है यूरोपियन यूनियन को, क्योंकि यूरोपियन यूनियन भी है ना इन कंपनीज पे, जैसे फेसबुक है, गूगल है, इन पे लगाम लगाने के लिए टाइट रूल्स लेकर के आने की पूरी तैयारी कर चुका है और आ भी चुके हैं बहुत सारे कंट्रीज में। तो इस चक्कर से हमारी गवर्नमेंट ने तो सपोर्ट या फेवर मांगा है किससे, यूरोपियन यूनियन से, जिससे कि यूएस से जो दबाव बनाए अगर इंडियन गवर्नमेंट पे, तो इंडिया अकेला ना पड़े। ठीक है, इस आर्टिकल को भी देख लेंगे, वैसे मुद्दा आपको समझ में आ गया होगा यहीं पर। इसके अलावा अगर अपन नीचे चलें तो एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है यहाँ पर, एमएमडीआर रूल्स में बिल में अमेंडमेंट लाया जाएगा। अभी हमारे जो माइनिंग मिनिस्टर हैं, माइंस मिनिस्टर है, कोल एंड माइंस मिनिस्टर प्रहलाद जोशी के द्वारा, और एमएमडीआर बिल एक्ट कौन सा है, माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2021 ही आएगा। इसमें क्या प्रोविजन किए जाएंगे वो प्रोविजंस हम एक बार देख लेंगे। बाकी वर्ल्ड पेज पे कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, आप एक बार खुद से देख लेना अगर आपको लगे तो। अब देखते हैं न्यूज़ को एक एक को डिटेल में। फर्स्ट न्यूज़ है पाकिस्तान आर्मी चीफ की तरफ से जो स्टेटमेंट आए हैं, जिसमें ये कहा जा रहा है कि अब कैसे भी करके एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाए कश्मीर में, जिससे कि शांति स्थापित हो और दोनों देश जो एक दूसरे से दुश्मनी रखते हैं, स्ट्रेटेजिक राइवलरी रखते हैं, उसको छोड़ करके इकोनॉमिक कोऑपरेशन की तरफ काम कर सकते हैं। साथ में आप देखो, ये जो अभी पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं कमर जावेद बाजवा, इनकी तरफ से जो स्टेटमेंट आया ना, इसमें ना तो यूएन रेजोल्यूशन की बात कही है इन्होंने, ना 2019 में जो हमारे यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न जो था आर्टिकल 370 के बेसिस पे कश्मीर को जो स्पेशल स्टेटस दिया हुआ था उसको रिवॉक करने से रिलेटेड जो मुद्दा था उसको भी अपने स्टेटमेंट में मेंशन नहीं किया। जबकि अभी इमरान खान का जो स्टेटमेंट आया था उसमें उन्होंने बिल्कुल कहा कि यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन को ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है और साथ में जो कश्मीर है उसको स्टेटहुड रीस्टोर करने की ज़रूरत है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, राइट। तब जाकर के और डायलॉग्स को हम और एंगेजमेंट आगे बढ़ा सकते हैं और सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के साथ में इंडिया जो है अपनी एंगेजमेंट पाकिस्तानी टेरिटरी के थ्रू रख सकता है। अब यहाँ पर मुद्दा क्या है, देखो एक तो ये चीज़ है कि जो स्टेटमेंट है ना, ये कब आ रहे हैं। देखो, पाकिस्तान इकोनॉमी बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना कर रही है, पहले भी कर रही थी, बट कोविड-19 ने और ज़्यादा हाल ख़राब कर दिए हैं। रही सही में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ब्लैकलिस्ट में आने का भी डर है पाकिस्तान को, तो इसके चलते दोनों जो स्टैब्लिशमेंट है ना, सिविल स्टैब्लिशमेंट और मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट, दोनों कहीं ना कहीं इस चीज़ को समझ चुके हैं कि अब इंडिया के साथ में एंगेजमेंट करनी ज़रूरी है। ज़्यादा लंबी दुश्मनी, क्योंकि साउथ एशिया में अगर इनस्टेबिलिटी या फिर कहीं पर भी ग्रोथ नहीं हो रही है ना, द मोस्ट डिसइंटीग्रेटेड रीजन ऑफ द वर्ल्ड अगर आप देखोगे तो वो साउथ एशिया है, और उसमें मेन जो कारण है वो है इंडिया और पाकिस्तान के बीच की राइवलरी। तो ये चीज़ अब पाकिस्तान दबाव में आकर के रिकॉग्नाइज कर रहा है कि भाई कैसे भी करके एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट कश्मीर में करें, क्योंकि कश्मीर मुद्दे को लेकर के ज़्यादा हाथापाई रहती है दोनों कंट्रीज़ में, ठीक है। तो ये चीज़, अब पॉइंट यहाँ पे आ रहा है कि कंड्यूसिव एनवायरनमेंट का मतलब क्या बोलना चाह रहे हो आप, ये क्लियर नहीं है अभी तक। पर फिर भी चलो अपनी तरफ से साउथ एशिया में एक पीसफुल कोएग्जिस्टेंस को इंश्योर करने के लिए पाकिस्तान की तरफ से ऐसे स्टेटमेंट आना एनकरेजिंग है, अच्छे हैं। पर अभी तक हमारी तरफ से जो गवर्नमेंट है या मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट है उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। अब आपको ये पता है ही कि सीज फायर एग्रीमेंट 2003 में जो साइन हुआ था उसको फिर से ऑब्जर्वेंस में लिया गया है, जो कि एक वेलकमिंग एक शुरुआत आप कह सकते हो। दूसरा, पाकिस्तान की तरफ से जो स्टेटमेंट आया है वो ये है कि ईस्ट का मतलब हो गया, हम हो गए पाकिस्तान के ईस्ट में जो भी कंट्रीज है जिनमें इंडिया स्पेसिफिकली, और पाकिस्तान के वेस्ट की अगर बात करो जैसे ईरान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, सेंट्रल एशिया हो गया, बोलो उधर दोनों को हम कनेक्ट करवा देंगे हमारी लैंड के थ्रू। तो देखो, वैसे तो दोनों कंट्रीज अगर साथ में आके काम करते हैं ना, तो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत आगे बढ़ा जा सकता है। पर
पाकिस्तान जो है वो कश्मीर मुद्दे को बार बार उठवाता है चाइना को बोल करके, पहले यूएसए को बोल करके राइज करवाता था इस मुद्दे को यूएनएससी में, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, अब चाइना को बोल करके इस मुद्दे को बार बार उठाता है। और इंडिया एक चीज बोलता है, भाई टेरर और टॉक दोनों साथ साथ में नहीं हो सकते, आप टेररिज्म को खत्म करो तो ही हम बात करेंगे। तो इस मुद्दे को अब आगे इंडिया किस पॉइंट ऑफ व्यू से लेता है वो देखने वाली बात है। अभी देखो पाकिस्तान जो मेजरली डिपेंडेंट है, अगर फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, इसके बेसिस पे अब चाइना पाकिस्तान के साथ में एक और प्रॉब्लम क्या आ रही है कि पाकिस्तान के ऊपर जो पाकिस्तान के पुराने जो अलाइज है ना, जैसे सऊदी अरब हो गया, यूएई हो गया, ये भी क्या पाकिस्तान को ह्यूमिलिएट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा बेइज्जती कर रहे हैं इसकी। क्या बोल रहे हैं, बोले कि हमें हमारा पैसा लौटाओ या ब्याज के सहित लौटाओ, और वो भी दबाव डाल रहे हैं। तो ये जो चीज़ें निकल के आ रही हैं ना, इससे भी पाकिस्तान पे दबाव बन रहा है कि जो पहले जो साथ दिया करते थे जो कंट्रीज़, वो आज फिर से पैसा मांग रहे हैं, और पाकिस्तान तो वैसे कंगाल है, तो कर्जे में डूबा हुआ देश कैसे पैसा रिटर्न करेगा। इसी चीज़ को ध्यान में रख करके ये अपनी तरफ से जो रीजनल ट्रेड और कनेक्टिविटी है इसको ज़्यादा एम्पावर करने की बात कर रहा है। नहीं, पाकिस्तान के सामने क्या इंडिया ने कम प्रपोजल रखे हैं, क्या कम हमने कोई एक्सेप्टेंस रखी है कि हाँ पाकिस्तान के साथ में हमें कंटिन्यू करना है, अच्छी रिलेशनशिप स्टैब्लिश करनी है। इवन शिमला समझौता हुआ था ना 1971 के वॉर के बाद में, बांग्लादेश लिबरेशन के बाद में, उसमें भी पाकिस्तान को ये रियायत दे दी थी, क्योंकि उस टाइम पे जो प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने एग्रीमेंट साइन किया था इंडिया के साथ में, उन्होंने ये कहा था, बोला कि मेरे को मुंह छुपाने के लिए जगह तो दो, अगर आप कश्मीर को पूरा क्लेम कर लोगे, इधर ईस्ट पाकिस्तान हमारे से छुड़वा लिया और इधर कश्मीर अगर आप पूरा ले लोगे तो फिर मेरे को वहाँ पर घुसने को ही नहीं देगा। तब जाकर के हमारी प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी ने उस टाइम पर एक्सेप्ट किया था कि चलो ठीक है, कश्मीर मुद्दे को एज इट इज छोड़ते हैं, बाकी बांग्लादेश को लिबरेट करो आप। तो इस तरीके के हाल हैं पाकिस्तान के हमेशा से। दूसरा, सार्क, साउथ एशियन जो रीजनल कॉपरेशन है वो अभी तक भी रिवाइवल पे नहीं है। वजह 1985 का एस्टैब्लिश होया हुआ ग्रुप है ये, पर क्यों नहीं चल पा रहा? पाकिस्तान इंडिया राइवलरी रही सही में। अफगानिस्तान में पीसफुल एस्टैब्लिशमेंट की बात की जा रही है, जहां पर वहां डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है और साथ में जो तालिबान है उनके बीच में भी बातचीत करवाने की बात की जाए तो तालिबान की तरफ से तो देखो पाकिस्तान अपना सपोर्ट देता है, और इंडिया कहता है भाई डेमोक्रेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से काम होना चाहिए अफगानिस्तान में। वहां पर भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान अपने अड़ंगे लगा रहा है, और अफगानिस्तान की इंस्टेबिलिटी है ना, वो पूरे साउथ एशियन रीजन को इंस्टेबल करके रखती है, तो वो भी एक कॉन्सिक्वेंस है। तो देखो वैसे तो अपनी तरफ से जो शुरुआत पाकिस्तान कर रहा है अपनी तरफ से, बातें तो हो रही हैं, रियल में कितना क्या एग्जीक्यूट होता है वो टाइम बताएगा। पर हमारे जो इस्टेब्लिशमेंट है, हमारे जो मिनिस्टर, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर या फिर हमारी जो प्रधानमंत्री है, इनकी तरफ से अभी तक कोई भी ऐसा कोई स्टेटमेंट रिलीज नहीं हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है न्यू स्क्रैपिंग पॉलिसी, और इसमें मैंडेटरी कर दिया गया है क्या कि जो भी व्हीकल्स हैं उनकी फिटनेस टेस्ट हो टाइम टू टाइम, और साथ में ऑनर्स को इंसेंटिवाइज करना, जिससे कि वो अपनी व्हीकल को पुराने को स्क्रैप करवा दें या फिर कचरे में कन्वर्ट करवा दें। ठीक है, एक तो फिटनेस टेस्ट जो है हैवी कॉमर्शियल व्हीकल्स की, वो तो देखो 2023 अप्रैल से शुरू हो जाएगी। इसके अलावा फेज्ड टेस्टिंग भी की जाएगी अलग अलग कैटेगरीज की, जैसे कि कोई कॉमर्शियल व्हीकल के अलावा जो पर्सनल व्हीकल्स हैं उनकी भी टेस्टिंग शुरू कर दी जाएगी जून 2024 से। इसी तरीके से अगर कोई व्हीकल इस फिटनेस टेस्ट में फेल हो जाता है तो उस व्हीकल का डी रजिस्ट्रेशन कर दिया जाएगा, मतलब उसकी आरसी जो है वो कैंसिल हो जाएगी, और उसके बाद में क्या होगा, स्क्रैप करने के लिए उसको एक तरीके से डायरेक्शन दे दी जाएगी, भाई अब ये पुराना हो गया व्हीकल, अब इसको खत्म करो, इसकी जो उर्जे पुर्जे हैं इसको तोड़ाओ फुड़ाओ और फिर बाद में कोई और चीज़ में काम में लो इसको। ठीक है, तो वो स्क्रैप करवाने के लिए इंसेंटिवाइज भी किया जाएगा। कैसे कि बोला अगर कोई भी अनफिट व्हीकल को स्क्रैप करवाएगा और वो ऑनर अगर नए व्हीकल को खरीदेगा तो उसको खरीदारी करते टाइम पे 5% का फायदा दे दिया जाएगा। तो इससे क्या होगा, पुराने व्हीकल को स्क्रैप करवाने में कहीं ना कहीं एनकरेज्ड फील करेगा एक ऑनर। इसके अलावा जो विंटेज व्हीकल्स हैं, ठीक है ना, जो एक तरीके से पुरानी गाड़ियां हैं जिनको लोग शौक से रखना चाहते हैं, ऐसे नहीं कि नॉर्मली मन में आए जैसे रोड पे उठा रहे हैं चला रहे हैं, रेगुलर रूटीन नहीं, कभी कभी चलाते हैं, विंटेज व्हीकल्स हैं, उनको छूट दी जाएगी स्क्रैप पॉलिसी के बेसिस पे। तो ये मेन थीम थी इसमें। तो हमारे जो रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी जी, उन्होंने अपनी तरफ से बोला कि स्क्रैपिंग में जो भी प्रोविजन होगा उसमें जीएसटी में रिलीफ दे दिया जाएगा। जो रिलीफ यहाँ पे बताया था ना मैंने, कि कोई भी अगर आउटडेटेड व्हीकल है
जिसमें आप देखोगे कॉमर्शियल व्हीकल तो 15 साल से पुराना, और जो नॉर्मल पर्सनल व्हीकल्स हैं उनमें 20 साल से पुराना अगर कोई भी व्हीकल होगा तो उसको स्क्रैप करवाने के लिए उसको प्रमोट करवाया जाएगा। और जब स्क्रैपिंग होगी तो उस टाइम पर अगर नया व्हीकल अगर वो ऑनर खरीदना चाहता है तो उसको फिर वहां पे इंसेंटिवाइज किया जाएगा, फायदा दिया जाएगा। और इस तरीके की पॉलिसी बनाने वाला इंडिया कोई पहला कंट्री नहीं है। जर्मनी, यूके, यूएसए, जापान ऐसे कंट्रीज में ऑलरेडी ये चल रहा है। अच्छा, स्क्रैपिंग करने के लिए एनकरेजमेंट देने के लिए क्या एक कोई फैसिलिटी होगी? जी बिल्कुल, एक इंटीग्रेटेड स्क्रैपिंग फैसिलिटी होगी, जहां पर जिसको हम बोलेंगे रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी। अब यहां पर वर्ड देखो, रजिस्टर्ड मतलब चोरी किया हुआ व्हीकल आएगा, उसको स्क्रैप करने से बचाया जाएगा, या फिर जो अनरजिस्टर्ड व्हीकल्स हैं उनको भी कहीं ना कहीं एक बार स्क्रूटनाइज करने के बाद में फाइनलाइज हो जाए कि हाँ कोई इलीगल व्हीकल तो नहीं है वो, तब जाकर के वो स्क्रैपिंग की जाएगी। तो ये रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी होगी जो कि थ्रू आउट इंडिया फैली होगी। लगभग आपको मैं एक्चुअल फिगर बता दूं, ये 700 समथिंग 718 हमारे यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट्स हैं। हमारे एक एक डिस्ट्रिक्ट में एक एक सेंटर खोला जाएगा जो कि ये स्क्रैपिंग करेगा। अच्छा, कोई भी इन्वेस्टर अगर पैसा लगाना चाहे स्क्रैपिंग सेंटर खोलने के लिए, जिनको RVSF हम बोल रहे हैं, तो उसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे से अपनी तरफ से नोटिफिकेशन डिक्लेयर करवाना पड़ेगा। उसमें क्या करना पड़ेगा कि लाइसेंस लेना पड़ेगा 10 साल के लिए। ओके, वो 10 साल का लाइसेंस लेकर के और फिर अगले 10 साल के लिए और रिन्यू करवा सकता है वो इन्वेस्टर। तो ओवरऑल मैक्सिमम 20 साल का लाइसेंस लिया जा सकता है अगर कोई भी स्क्रैपिंग फैसिलिटी के लिए अपना प्लांट लगाना चाहता है। साथ में प्रोसेसिंग फीस 1 लाख रुपए लगेगी और उसके बाद में बैंक गारंटी का भी 10 लाख रुपए का चेक उनको देना पड़ेगा। तो ये पूरा प्लान है। इसमें क्या होगा, पुलिस और नेशनल डेटाबेस को भी इंटीग्रेट किया जाएगा कि कहीं कोई चोरी होया हुआ व्हीकल तो बेचने नहीं आ गया है। ठीक है, इससे क्या होगा, क्रिमिनल एक्टिविटीज को भी ट्रेसिंग आराम से की जानी आसान हो पाएगी। देखो, हमारे जो रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, इन्होंने अपनी तरफ से कहा है कि नेशनल कैपिटल रीजन और दिल्ली वाले रीजन में जो पुराने डीजल व्हीकल्स हैं 10 साल से पुराने, या फिर पेट्रोल व्हीकल जो 15 साल से पुराने हैं, उनको देखो 2015 में ही एनजीटी ने बैन कर दिया था। तो अब देखने वाली बात यह है कि अगर एक बार कानून बन जाता है और कानून बनने के बाद में जैसे लेजिस्लेचर पास कर देती है, पार्लियामेंट में जो पॉलिसी है इसको अप्रूवल मिल जाता है, उसके बाद में एनजीटी का जो अप्रूवल है, एनजीटी का जो वर्डिक्ट है 2015 का एनसीआर के लिए, उसको और इस लेजिस्लेचर को फिर कंपेयर किया जाएगा। फिर जो भी होगा, लीगल इश्यूज जो भी आएंगे उनको सॉर्ट आउट किया जाएगा। साथ में स्क्रैपिंग पॉलिसी जो है ना, इसको इंप्लीमेंट करने के लिए किस एक्ट को अमेंड करना पड़ेगा, मोटर व्हीकल्स एक्ट को भी अमेंड करने की जरूरत है। ठीक है ना, तो ये सारा मुद्दा हमने डिस्कस किया है। जो भी सारी चीजें थी वो एकदम टू द पॉइंट मैंने आपको बता दी है। चलते हैं आगे। अच्छा, एक चीज और कि कोई मान लो ऑनर व्हीकल तो उसका पुराना है पर वो इंटरेस्टेड ही नहीं है कि मेरे व्हीकल को मैं स्क्रैप कराऊं, तो उसके लिए क्या कर दिया जाएगा कि भाई फिटनेस टेस्ट करा। फिटनेस टेस्ट कराएगा तो पता पड़ा कि हाँ फिटनेस टेस्ट में फेल हो गया तो उसका रजिस्ट्रेशन ही कैंसिल कर देंगे। या फिर मान लो 1 साल पे फिटनेस टेस्ट हुआ, 2 पे हुआ, 3 पे हुआ, ऐसे करके फिटनेस टेस्ट होते रहेंगे हर एक साल से। तो तीसरी साल में आता था बूढ़ा तो हो ही गया ना व्हीकल, तो पहले साल में तो सस्ते में करवा देंगे फिटनेस टेस्ट, दूसरे में और थोड़ा ज़्यादा, और तीसरे में और ज़्यादा, और जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा उस हिसाब से फिटनेस टेस्टिंग की जो फीस है ना वो राइज होती चली जाएगी। तो वो वो जो ऑनर होगा ना व्हीकल का, वो खुद प्रेशर में आ जाएगा, चलो ठीक है यार स्क्रैप ही करवा दो, इससे तो बढ़िया पैसा बहुत लग रहा है। ठीक है, तो ये प्लान भी एक बनाया जा रहा है इस पॉलिसी के अंडर में। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है इंडियन मार्केट आफ्टर फेडरल रिजर्व के मूवमेंट के बाद में जो मूव भी उन्होंने लिया है। तो देखो, अभी फिलहाल तो फेडरल रिजर्व ने अपनी तरफ से कहा है कि वो अकोमोडेटिव पॉलिसीज को कंटिन्यू करेगी, जिसमें जो लोगों के हाथों में पैसा जाना चाहिए, ठीक है, जो लिक्विडिटी है उसको मेंटेन रखना। इससे क्या हो जाएगा, देखो डॉलर्स की जो सप्लाई है वो बढ़ जाएगी। साथ में इंटरेस्ट रेट्स को भी अभी इंक्रीज करने का बिल्कुल मूड नहीं है 2023 आते आते। तो इसका मतलब क्या हो गया, मार्केट देखो इंटरेस्ट रेट कम हुई तो लोगों के हाथों में पैसा ज़्यादा आएगा क्योंकि लोग जो हैं वो लोन ज़्यादा लेंगे। दूसरा, इंटरेस्ट रेट को मेंटेन किया हुआ है लगभग 0%। तो आप देख सकते हो लोग उधार भी ले रहे हैं ना, तो उनको डरने की ज़रूरत नहीं है कि रिटर्न उनको ज़्यादा करना पड़ेगा। तीसरी, फेडरल रिजर्व जो है वो इकोनॉमी में जो हाउस होल्ड्स हैं या फिर जो भी बिजनेस हाउसेज हैं उनको सपोर्ट करने के लिए, लिक्विडिटी को मेंटेन करने के लिए लगातार उनको सप्लाई प्रोवाइड कर रही है लोन के थ्रू। ठीक है, तो इससे क्या होगा, नंबर ऑफ डॉलर्स मार्केट में राइज हो जाएंगे।
तो ये है जो फेडरल रिजर्व की तरफ से कदम उठाए गए हैं। अभी क्या हो रहा है इसका कि इससे यूएसए में एक चीज जो देखने को मिल रही है अभी जो करंट डेवलपमेंट है कि यूएसए के जो बॉन्ड्स है ना उनकी यील्डिंग बढ़ रही है, और बॉन्ड यील्ड जब बढ़ती है ना वो इन्वेस्टर्स के लिए कहीं ना कहीं अट्रैक्टिव हो जाता है डेवलप्ड कंट्रीज में। तो यहां पर इंडिया में जो लोग भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है। अब डेवलपिंग कंट्री है तो आपको पता है कि हमारे यहाँ पर रिस्क भी यूएसए के कंपैरिजन में ज़्यादा है कि पता नहीं क्या होने वाला है, रही सही में पेंडेमिक भी है, और जो इन्वेस्टर है उनको सिक्योरिटी यूएसए में ज़्यादा महसूस होगी ना इंडिया में इन्वेस्ट करने की बजाय। अब जब यूएसए में बॉन्ड्स पे रिलीज मतलब उनको इन्वेस्ट करने का फ़ायदा ज़्यादा मिलेगा तो वो इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्री में क्यों इन्वेस्ट करेंगे। तो इसके चलते क्या हो गया, जो भी इन्वेस्टर्स हैं, एफपीआई इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने अपना पैसा निकाल करके और यूएसए में लगाना शुरू कर दिया। इससे क्या हो गया, हमारे जहां एफपीआई आ रहा है उसका आउटफ्लो देखने को मिल रहा है यूएसए बॉन्ड यील्ड की वजह से, राइट। तो यहां पर जो सजेशन दिए जा रहे हैं वो ये कि हमें यूएसए में क्या डेवलपमेंट हो रहा है उसको तो ध्यान में रखना चाहिए ही, पर इंडिया कैसे एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन सकता है उसके लिए हमें डोमेस्टिक इश्यूज पर ध्यान देने की जरूरत है। वो कैसे कि हम हमारे मार्केट को स्टेबल करें, ये सबसे बेस्ट तरीका रह सकता है, क्योंकि ये फ्लक्चुएशंस तो आती रहेंगी। आज कोविड-19 है, कभी कोई और वजह आएगी, तो इसमें तो फिर बाद में अगर हम हमारी पॉलिसीज़ को स्ट्रांग ना करके दूसरे की पॉलिसी पे डिपेंडेंट रहेंगे तो फिर बाद में तो फिर कभी हम हमारी इकोनॉमी को स्टेबल कर ही नहीं पाएंगे। तो ऐसे में क्या कहा जा रहा है एक्सपर्ट्स के द्वारा, बोला इंडियन इकोनॉमी को हमें स्टेबल करने के लिए हमारे पॉलिसीज़ को अच्छी बनाने की ज़रूरत है। इससे क्या होगा, हमारे देश में जो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है उसको बढ़ाने की ज़रूरत है। इससे क्या होगा, जो लोग एक बार एफपीआई लेकर के आ गए, जो लोग इन्वेस्ट कर चुके, वो इस डर से तो कम से कम पैसा बाहर ना निकालें कि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, पता नहीं आगे क्या रिस्क आ जाए, ठीक है। तो हमें उनको सिक्योरिटी फील करवाने की ज़रूरत है। बाकी चीज़ें बड़ी माइनर है, माइक्रो है, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बताई जा रही है जो कि हमारे काम की है नहीं। बाकी आप देखो हमारे यहाँ पर भी जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं उनकी वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी बॉन्ड्स हैं उनकी भी यील्ड जो है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। 22 फरवरी को लगभग कितना हो गया था, 6.2% से भी ज़्यादा यील्डिंग हो गई थी। बट उसके साथ साथ में यूएसए में भी यील्डिंग बढ़ गई, तो इसके चलते पैसे निकाल करके जो इन्वेस्टर्स थे उन्होंने यूएसए में इन्वेस्ट कर दिया। तो ये कहीं ना कहीं कंसर्न भी है, और इसी वजह से कहीं ना कहीं सेंसेक्स भी अभी 1-2 दिन से डाउन भी जा रहा है। तो ये पूरा मेथड था जो हमने समझा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है एमएमडीआर अमेंडमेंट से रिलेटेड, जो कि माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2021 की बात है, जो लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाएगा, जो कोल एंड माइंस मिनिस्टर हैं प्रहलाद जोशी उनके द्वारा। तो बेसिकली चेंजेस किस में लाए जा रहे हैं, तो देखो कैप्टिव माइनिंग का मतलब मान लो कोई ये फैक्ट्री है और उस फैक्ट्री को सप्लाई लेनी है कोल की या कोई भी पर्टिकुलर मिनरल की, तो उस फैक्ट्री ऑनर ने ही माइंस को हायर कर रखा है, माइंस को खरीद रखा है, तो उसको फैक्ट्री की रिक्वायरमेंट पूरी करनी होगी ना, तो वो उस माइन से पूरा कर लेगा, ठीक है। पर अभी क्या अमेंडमेंट लाया जाएगा कि ये जो माइंस है ना, जिनको हम कैप्टिव माइंस बोल रहे हैं, इनमें अगर प्रोडक्शन ज़्यादा करना चाहे और ये जो फैक्ट्री ऑनर है वो अगर इस माइनिंग के मेथड से भी पैसे और कमाना चाहता है, तो जो भी इसका प्रोडक्शन होगा उसका अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के बाद में 50% तक वो सेल आउट कर पाएगा मार्केट में, ठीक है। तो ये एक अमेंडमेंट है। इससे क्या होगी, एक फ्लेक्सिबिलिटी आएगी माइनिंग को लेकर के। इससे क्या होगा कि एक तो मैक्सिमम आउटपुट लाया जा सकेगा। कैप्टिव माइनिंग जो है वो केवल एक प्लांट की डिमांड को पूरा करने की बजाय और भी मार्केट की डिमांड को पूरा कर सकती है, बाहर की तरफ भी बेच सकती है, ठीक है। तो माइनिंग लीजेस भी क्या है, कहीं ना कहीं एक्सटेंशन मिलेगा और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आएगा, ठीक है। और जो सेंट्रल पब्लिक एंटरप्राइजेज हैं उनको भी कहीं ना कहीं स्कोप मिलेगा अपने आप की वर्किंग जो उनको एक्सपेंड करने का, ठीक है। तो कैप्टिव माइनिंग जो है उसको एक्सपेंड करना, उसके प्रोविजंस को और थोड़ा लिबरल बनाना, ये प्रोविजन किया जाएगा अभी जो अमेंडमेंट आएगा इस बिल में। नेक्स्ट न्यूज़ है, स्टेट्स ने जो प्रोक्योरमेंट है हाउस होल्ड के जो आइटम्स हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, देखो स्टेनलेस स्टील यूटेंसिल्स, जो स्टील के बर्तन होते हैं, अम्ब्रेलाज होते हैं, लैंटर्न्स होती है, लालटेन जिसको बोलते हैं, साइकिल्स हैं। तो इसमें क्या है, इससे क्या होता है, ये सारे के सारे खरीदारी करने का मेन पर्पस होता है कि जो भी कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं उनको ये सहायता स्टेट गवर्नमेंट अपने हिसाब से प्रोवाइड करे, एक लाइवलीहुड और एक वेलफेयर अप्रोच के पॉइंट ऑफ व्यू से,
ठीक है। तो ये कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को फैसिलिटेट करने का एक प्रोविजन है। अब आप देखोगे ये जो खरीदारी होती है ना, ये खरीदारी किसके अंडर में होती है? एक फंड है जिसका नाम है बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर फंड। उस फंड के बेसिस पे ये परचेजिंग की जाती है। पर अभी क्या है, मिसयूज देखा जा रहा है इस फंड का, और ये मिसयूज एक्सपोज कौन कर रहा है? सेंट्रल बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की एक एडवाइजरी बोर्ड है जो कि यूनियन लेबर मिनिस्ट्री के अंडर काम करता है। तो इस एडवाइजरी बोर्ड ने कहा, बोला बीओसीडब्ल्यूज है ना, वो बीओसीडब्ल्यू वेलफेयर फंड है ना, उसका मिसयूज किया जा रहा है अलग अलग स्टेट के द्वारा। महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड मेन यहां पे हाईलाइट किए जा रहे हैं। इसमें क्या होता है, इस फंड का यूज किया जाता है, ये खरीदे जाते हैं और वर्कर्स को प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो यहां पर जो मेन पॉइंट है ये कि भाई आप क्यों खरीद करके दे रहे हो। यहां पे तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ सकता है कि मान लो कोई ऑफिसर है जो इस फंड को मैनेज कर रहा है, वो बंदा अगर यूटेंसिल्स या लैंटर्न्स जो है वो अगर अपने ही किसी रिलेटिव की फैक्ट्री से खरीद रहा है तो वो तो फायदा मुनाफा बहुत सारा कमा सकता है। ये तो इंटरेस्ट कॉन्फ्लिक्ट आ गया, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। तो उसके लिए क्या करें, बेस्ट ऑप्शन है कि इस फंड में जो भी पैसा आए उस फंड का जो हिस्सा एक एक जो कंस्ट्रक्शन लेबर है उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाए। डायरेक्ट कैश ट्रांसफर की फैसिलिटी क्यों नहीं आप अवेल करा देते हो, इससे ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। ये है पूरा मेन मुद्दा कि कुछ मिसयूज आ रहा है, उसको रेक्टिफाई करने का भी तरीका बताया जा रहा है। और फिर लास्ट आर्टिकल है आईटी रूल्स के बारे में, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जैसे ही हमारे यहाँ पर नोटिफिकेशन आया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गाइडलाइंस फॉर इंटरमीडियरीज एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल 2021, और इसमें कहीं ना कहीं ज़्यादातर असर जो पड़ा है वो आईटी प्लेटफॉर्म वो है यूएसए बेस्ड, तो उनको बहुत चिंता हो रही है। तो वो क्या है, अमेरिकन कंपनियां जो हैं फेसबुक, ट्विटर, गूगल, वो जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में रिक्वेस्ट डाल चुके हैं कि भाई आप जल्दी से जल्दी हमारे सपोर्ट करो और इंडियन गवर्नमेंट को कहो कि इन रूल्स में रिलैक्सेशन लेकर के आए। तो उधर तो हो गया क्या, इन कंपनीज का अप्रोच किसको कर दिया, यूएसए के एडमिनिस्ट्रेशन को। दूसरी तरफ इंडिया जो है वो भी लाइक माइंडेड जो भी स्टैब्लिशमेंट है वर्ल्ड में उनको अप्रोच कर रहा है, जैसे कि यूरोपियन यूनियन जो कि इन बिग टेक्निकल जाइंट कंपनीज के अगेंस्ट में लॉज ला चुका है और लाने की पूरी और हदें तैयार हो रही हैं। तो इसमें क्या है, जो यूरोपियन यूनियन उसकी कैपिटल, यूरोपियन यूनियन की कैपिटल कहाँ पे कंसिडर की जाती है, ब्रुसेल्स, वहाँ पे पार्लियामेंट है। और उसमें यहाँ के जो एग्जीक्यूटिव हैं मार्गरेट वास्तागर, ठीक है, इनके साथ में हमारी कॉन्वर्सेशन चल रही है कि भाई यूएसए हमें प्रेशराइज करेगा तो आप हमारा साथ देना। ये है मेन मुद्दा, ठीक है ना। तो डिस्कशन यहीं खत्म है, बाकी आप एक बार इस पर रीडिंग मार देना। जो मेन बात थी वो हमने देख ली है, डिस्कशन यहीं खत्म है। थैंक यू वेरी मच।